हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPAG 174 का यूनिट नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल रहने वाला है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि डेवलपमेंट है वो है क्या। तो डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है कि सोसाइटी में जो भी दिक्कतें हैं, इकोनॉमी में जो भी दिक्कतें हैं, उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं उनको उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाती हैं, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको इम्प्रूव कराया जाता है, और साइड बाय साइड पॉवर्टी भी रिड्यूस होती है, इनक्वालिटी कम होती है, यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर कम होते हुए दिख जाता है। तो ये है एक बेसिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन, जिसमें ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना नहीं है कि हमने स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है, ट्रेड सेंटर बना दिए या कोई और फाइनेंशियल बिल्डिंग बना दी। वो सब डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ये है कि जो लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर देश में, वो उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। अगर देश अपने लोगों के बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, हाउसिंग, एजुकेशन, इन सारी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है तो वो डेवलप्ड है, अगर नहीं तो भी वो अंडर डेवलप्ड में ही आता है। तो विद टाइम, जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, जिनकी हेल्प लेकर जो ये गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर अचीव करती हैं। तो इन सभी की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज का, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया इकोनॉमिक यहाँ पर पर्पस को अचीव करने के लिए। तो इन सभी अचीवमेंट से जो इन्वायरमेंट होता है वो अनइवन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो वर्ल्ड जो है वो बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, जो कि आगे ह्यूमैनिटी को कैटेस्ट्रॉफिकली यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकती है, मतलब जिनका प्रभाव जो है वो बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला है। अगर हम इन्वायरमेंटल थ्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सीज में हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं, हर जगह यहाँ पर प्लास्टिक को फेंक देते हैं। तो इस सभी से होता क्या कि इन्वायरमेंट में एक डिसबैलेंस बन जाता है और इन्वायरमेंट की डिसफंक्शनिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो इसी को देखते हुए जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो गई, सॉइल उपजाऊ नहीं रही, पानी गंदा हो गया, तो ये सब इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं जो कि आगे जाकर ह्यूमैनिटी को बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पर अपने प्रभाव में रख सकते हैं। तो ये होता है हमारे करंट सिनेरियो की बात। तो इसी को देखते हुए करंट में जो देश हैं, जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो ये चाहती है कि भाई ये जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो हम अपनी कब्र खोदने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में डिसबैलेंस हो रहा है और जिससे हमारा जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसमें ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भले ही आज डेवलपमेंट कर रही हो, पर वो खुद की कब्र खोदने का काम ये कर रही है, जो कि हम अब आज हम रियलिटी में भी देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे कि टुवालू, पैसिफिक में जो देश हैं, वो उनकी मांगें उठती रहती हैं, हर साल उनकी मांगें उठती हैं, पर उनको कवर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो छोटे देश हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बड़े देशों से। तो छोटे छोटे देश जैसे कि टुवालू, ठीक है, पलाऊ, ये कुछ आइलैंड देश हैं जो कि समंदर के बीचों बीच बसे हुए हैं। अब इन देशों की दिक्कत क्या है कि जो डेवलप्ड देश हैं वो तो अपना एमिशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब झेलना तो इनको नहीं पड़ता बड़े देशों को, जो छोटे छोटे देश हैं, पैसिफिक के देश हैं, ये सब उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे होता क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो आगे बढ़ता है, बढ़ने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, सी लेवल राइज होता है, और वैसे ही आइलैंड देश होते हैं तो डूबने के कगार पर ये आ जाते हैं। तो इसी की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो आज हमें एक ट्रूली ग्लोबल प्रॉब्लम है वो हम इसे देख सकते हैं।
The threat of human-induced climate change, popularly known as the ग्लोबल वार्मिंग प्रेजेंट्स अ ह्यूज चैलेंज टू सोसाइटी। अब जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, वो हमारी अभी की सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर हम पिछले डिकेड्स की बात करें तो जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हैं वो बहुत ही तेज़ तरीके से यहाँ पर एक्सेलरेट हो चुके हैं बाय द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, मेनली ड्यू टू burning of fossil fuels such as oil, coal and natural gas। ऑयल, कोल और नेचुरल गैस को जलाने से जो भी एमिशन निकलता है उसी की वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो तब का जो एटमॉस्फेयर था वो अलग था और थोड़ा साफ था। अगर हम आज के एटमॉस्फेयर की बात करें तो आज का एटमॉस्फेयर जो है वो हाईली पॉल्यूटेंट से भरा पड़ा है। हम रोज के रोज फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करते हैं जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है। तो इसी को देखते हुए कोई भी कंट्री जो है आज के टाइम पे वो क्लाइमेट चेंज से इम्यून नहीं है, मतलब वो छुप नहीं सकती क्लाइमेट चेंज से। बट अगर हम कंट्रीज के बिहाफ पर बात करें तो जो डेवलप्ड देश हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेवलपिंग इकोनॉमीज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इनसे एक्सपोजर में रहती हैं, ठीक है, क्योंकि जो डेवलप्ड देश हैं उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के लिए सारा धुआं कचरा जो भी फैलाना था वो तो फैला दिया, वो तो डेवलप हो गए, अब उनके पास लग्जरी है कि वो बचा सकते हैं। पर वहीं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उन्हें तो अब भी रिसोर्सेज चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो डेवलप नहीं होंगे तो उनके पास लग्जरी कभी आ ही नहीं सकती कि वो इस तरीके से या क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो इसी वजह से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर शॉक में रहती हैं। द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कॉल्स द वाइडेस्ट पॉसिबल कॉपरेशन। अब इन सभी को कॉम्बैट करने के लिए हमें कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर सारी कंट्रीज जो हैं वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के लिए और जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इनको यहाँ पर फुलफिल करें। तो ये होती है बात हमारे एक बेसिक इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा कि डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग बेसिक नीड्स, जैसे कि बेसिक नीड्स में फूड आ गया, शेल्टर आ गया, हाउसिंग, एजुकेशन, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चॉइसेस। तो ये सब डेवलपमेंट में आती हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ जोड़कर देखने लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो ग्रोथ होती है वो रिलेटेड होती है इंक्रीजिंग दी नेशनल इनकम एंड इट्स यूनिडायरेक्शन इन नेचर। मतलब जो ग्रोथ है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी कि हमें अल्टीमेटली नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, तो ये हो गई ग्रोथ। इसको डेवलपमेंट से लिंक करके नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज अबाउट इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मतलब जो लाइफ ह्यूमन बींग्स जी रहे हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, उनके लिए चॉइसेस को एक्सपैंड करना, वाइड करना चॉइसेस को, ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना। तो ये सब आता है डेवलपमेंट में। तो अब इसमें कुछ हमें ऑब्जेक्टिव्स भी दे रखे हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि डेवलपमेंट में होने चाहिए, जैसे कि इंक्रीजिंग एंड वाइडनिंग द अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स। अब इसमें वही दोबारा से वही बात आ गई कि फूड दे दो, शेल्टर, हेल्थ, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, जिससे कि होगा क्या कि लिविंग के लेवल्स बढ़ेंगे, ठीक है, लोग ज़्यादा जीने लगेंगे, अच्छे से जिएंगे, एजुकेशन लेंगे तो इनकम जनरेट होगी, जॉब करेंगे तो अल्टीमेटली जो देश है वो डेवलप कर लेगा। तो ये सब यहाँ पर बात की जाती है डेवलपमेंट के बारे में। पर वहीं अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करें, एंशियंट मतलब इतना भी एंशियंट नहीं, 1970s की बात करें तो उस समय पर डेवलपमेंट को कैसे तोला जाता था कि एक जो इकोनॉमी है वो अपने एनुअल नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है यूएस, ये हम प्री 1970s में ले रहे हैं, मतलब 1970s से पहले 60s की बात हो रही है। तो अगर यूएस की अभी की जो नेशनल इनकम है 1960s के हिसाब से अगर वो $40 बिलियन है पर ईयर, और अगर वो अगले साल $50 बिलियन पर डॉलर यहाँ पर डेवलप कर लेता है तो उसे डेवलप्ड नेशन माना जाता था पहले के ज़माने में। मतलब एक जो देश है वो अपनी नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज कर रहा है एनुअल बेसिस पे, उससे उसकी डेवलपमेंट का पता लगता था। कि फॉर एग्जांपल आज की जो 1960s के हिसाब से यूएस की जो जीडीपी है
वो है $60 बिलियन। अगर वो अगले साल मतलब 1961 की अगर मैं बात करूं, वो कर लेता है $80 बिलियन, तो वो डेवलप्ड में माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई देश इससे नीचे जा रहा है तो वो लीस्ट डेवलप माना जाएगा। तो ये होती है पहले के ज़माने की बातें। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, नए नए स्टैंडर्ड्स आने लगते हैं, तो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बदलने लगता है। तो इसी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए हमें नए नए इंडिकेटर्स की ज़रूरत रहती है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो इंडिकेटर्स होते थे वो यही होते थे कि भाई जो नेशनल इनकम है उसको एक बार देख लो कि इंक्रीज हो रही है कि नहीं, इंक्रीज हो रही है तो डेवलपमेंट, नहीं हो रही है तो यहाँ पर ये अंडर डेवलप्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले के ज़माने में ये इंडिकेटर्स हुआ करते थे। और आज के टाइम पे जो भी इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए वो अलग अलग हो चुके हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, और जनरल इन्वायरमेंट मेजर। तो ये सब हमारे पास नए नए यहाँ पर टूल्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम एच की बात करें जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये देखता है कि एक कंट्री जो है उसमें ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है, वहाँ पर कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं, क्या वो देश उसको फॉलो कर पा रहा है, उसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। तो एच में मेनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है कि जो पर्टिकुलर एज है किसी एक इंसान की वो कितने एवरेज तक जीता है। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी कितनी है, उसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी कितनी है, मतलब क्या उस देश में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको फुलफिल करके कोई बंदा वहां पर दो वक्त की रोटी खा सकता है कि नहीं, कि मतलब एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो वहां पर जी सकता है कि नहीं। तो एच में हम ये सब मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है एच मतलब ये पॉवर्टी से रिलेटेड है। इसका काम ये होता है कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनमें डेप्रिविएशन हमें देखने को मिलता है। और इसमें पाया जाता है कि जो पॉवर्टी है, ह्यूमन पॉवर्टी, वो एक प्राइमरी सोर्स है किसके, लिविंग अ लाइफ की डेप्रिविएशन का। मतलब गरीबी की वजह से जो ह्यूमन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो बहुत ही नीचे गिर जाती है। तो एचपीएम में यही देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पॉवर्टी का एक्सटेंट क्या है। एक कम्युनिटी में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उन 100 लोगों में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो गरीब हैं। तो ये सब एचपीआई में देखा जाता है। अब इससे होता क्या है कि अगर हमें पॉवर्टी का पता चल गया तो हम उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एचपीआई में गिना जाता है। नेक्स्ट आता है जीडीआई। जीडीआई का मतलब होता है हमारे पास जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट, मतलब मेन और वीमेन जो हैं वो इकोनॉमी में कैसा यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो एच का मतलब ये होता है कि क्या किसी पर्टिकुलर देश में जो मेन और वीमेन हैं उनके बीच में क्या क्या इनइक्वालिटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल एक देश ऐसा है जहाँ पर जो मेन है और वीमेन है काम तो वो इक्वल करती हैं, पर मेन को वेज ज़्यादा मिलती है, वीमेन को वेज कम मिलती है। तो ये सब जीडीआई में देखा जाता है कि जेंडर में, ठीक है, कि मेन कितना डेवलप कर रहे हैं, वीमेन कितना डेवलप कर रही हैं। तो ये जब जीडीआई में देखा जाता है। जीडीआई इवेल्युएट्स प्रोग्रेस इन एडवांसिंग वुमेन स्टैंडिंग इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम्स। अब जीडीआई में ये भी इवेल्युएट करा जाता है कि वीमेन जो है वो कैसे अपनी प्रोग्रेस को आगे लेकर जा रही हैं ताकि वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम्स में अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। It examines the extent to which women and men are able to actively participate in economic and political life and take part in decision making। इसमें यह भी देखा जाता है कि मेन और वीमेन जो हैं क्या उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो एक साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकें। तो ये सब हमें जीडीआई में देखने को मिलता है जो कि होता है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर जेंडर में जो जेंडर ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है वो कैसा है, और जो दूसरा जेंडर है जो कि कम डेवलप्ड है वो ऐसा क्यों है। तो इसमें बस यही देखा जाता है। तो ये हुई बात हमारे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कि सस्टेनेबिलिटी होता क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, अ कम्युनिटी, अ सेट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटल प्रैक्टिसेस। कि मतलब एक सिस्टम है उसमें लोग काम कर रहे हैं तो वो उस सिस्टम को ऐसा बना कर रखें कि वो उनके साथ साथ को एग्जिस्ट करे लंबे समय तक।
जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ लंबे समय तक कोएग्जिस्ट करें, जो भी प्रैक्टिसेस वहाँ पर फॉलो करते हैं वो अंत तक उनके साथ बनी रहें। तो ये सब होता है सस्टेनेबिलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम को अपने साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए लंबे समय तक बना के रखना, तो ये होता है सस्टेनेबिलिटी। अगर हम इसकी कंटेम्प्रेरी डिबेट में देखें तो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता क्या है कि आज के रिसोर्सेज जो हैं हम उनको इस तरीके से यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन्स और प्रेजेंट जनरेशन्स जो हैं उनकी नीड्स फुलफिल हो सकें। तो अगर हमने ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, तो सस्टेनेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वहाँ पर गोल्ड मिलता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में उतना गोल्ड छोड़ा जाएगा कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी गोल्ड मिल सकें। तो ये सब हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इससे होगा क्या कि जो गोल्ड की अवेलेबिलिटी है वो लंबे समय तक जाएगी, ना कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से यहाँ पर इंटरलिंक भी माने जाते हैं। अब सस्टेनेबिलिटी कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम। अब जो सस्टेनेबिलिटी हम उसे अचीव कैसे कर सकते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल सिस्टम है और जो ह्यूमन है उनके बीच में एक प्रॉपर इंटीग्रेशन आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो पर्टिकुलर एरिया में गए, वहाँ पर सारे जो पेड़ थे वो उखाड़ के फेंक दिए, जो भी मिनरल्स है वो निकाल लिए, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया का जो इन्वायरमेंट है उसको डिसबैलेंस कर दिया। तो इससे हम सस्टेनेबिलिटी को जो अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ह्यूमन और जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है हमें उसमें इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से लाना होगा, जिसमें प्रोटेक्शन की जाए इन्वायरमेंट की, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज की भी, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस है हम उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट करके रख सकें। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सस्टेनेबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर आता है हमारे पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक सस्टेनेबिलिटी को मेजर करने का एक टूल है। इससे मेजर किया जाता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ फिजिकल एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रिसोर्स कंज्यूम बाय इंडिविजुअल सिटी और नेशन। कि मतलब इसमें बताया जाता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या सफिशेंट हैं कि वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ पे जो सिटी में लोग रह रहे हैं वो उनको कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ के रिसोर्सेज की प्रॉपर स्टडी करके, ताकि ऐसा ना हो कि उस पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हुआ क्या कि सारे ह्यूमन बींग्स आए वहाँ की सारे रिसोर्सेज को उड़ा मारा और कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, इसमें ये सब देखा जाता है कि हमें इसमें इवेंचुअली काम करना पड़ता है कि हम धीरे धीरे यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करें। ऐसा ना हो कि हम इतनी जल्दी एक्सट्रैक्ट कर लें और उन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इससे होगा कि सस्टेनेबिलिटी मेजर हो ही नहीं पाएगी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि हम एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को कैसे अपने साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं लंबे समय तक। तो ये सब करके हम सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर तो नहीं कर सकते। तो यही सब हमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में बताया जाता है। और इसी के साथ साथ में कुछ पैरेलल रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि इन्वायरमेंट में ऐसे हम रिसोर्सेज को सपोर्ट करें जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो आगे चलता जाए। उसके बाद इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आती है कि हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो लंबे समय तक हमारे साथ रहें और उसकी कॉस्ट कम हो। फिर लास्ट आता है सोशल सस्टेनेबिलिटी, मतलब एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर्स को खड़ा करना जो कि डिस्क्रिमिनेशन ना करें, लंबे समय तक वो एक ही ट्रेंड को फॉलो करें। ठीक है, तो ये सब सोशल सस्टेनेबिलिटी में आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो अर्थ के क्लाइमेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि मैसिव स्केल पर अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया है, हम ग्लोबलाइज बन चुके हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ पर हम एमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रहे हैं। तब इससे होता है कि अल्टीमेटली जो अर्थ का इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर डिसबैलेंस यहाँ पर हो जाता है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा मेजर ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। तो इसका जो ट्रेंड है वो हमें देखने को मिलता है 1970s 80s के बीच में। मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब
1970s के बीच में जो ट्रेंड होता है, ये जो ग्राफ होता है हमेशा ऊपर जाते जाता है क्लाइमेट चेंज का। तो ये सब इसमें बता रखा है कि 70s और 80s का ये टाइम होता है जहाँ पर जो ग्लोबल टेम्परेचर होता है अर्थ का वो यहाँ पर राइज होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन भी दे रखी है, जिसका मीनिंग है कि क्लाइमेट चेंज इज डिफाइंड एज द लोकल, रीजनल और लार्ज स्केल चेंज इन लॉन्ग टर्म एवरेज regime of temperature, precipitation, circulation related variables in characterizing the climate। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, उसका क्लाइमेट है ठंडा, वहाँ पर हमेशा बर्फ गिरी रहती है। तो विद टाइम जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, नेचुरल सोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अर्थ की गर्मी बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि पहले तो इसका जो इन्वायरमेंट था वो होता था ठंडा, कि भाई यहाँ पर हमेशा ठंड ही रहती है, गर्मी का तो कोई नामो निशान नहीं रहता। तो अब विद टाइम क्या होने लगता है कि यहाँ पर जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है। जो यहाँ का टोपोग्राफिकल एक्सटेंट होता है बिल्कुल ही बदल जाता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि जो लोग पहले से कहते थे कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तो ठंडा रहता है, अब वो क्या कहेंगे यहाँ का तो जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर अब क्या हो गया कि यहाँ पर गर्म हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका ग्लोबल टेम्परेचर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज, मतलब एक इवेंचुअल चेंज इन दी ग्लोबल मेन टेम्परेचर्स, वो होता है क्लाइमेट चेंज। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सबसे बड़ा ट्रिगर माना जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि जो नेशंस हैं आज के टाइम पे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल जो है उसको जलाएंगे, ऑयल का एमिशन करेंगे, नेचुरल गैस को जलाएंगे, जो भी फैक्ट्रीज में बर्न होती है। तो इससे होता है क्या है कि ग्लोबल जो हमारा कंसंट्रेशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती रहती है। क्लाइमेट चेंज एक अनप्रेसिडेंटेड चेंज यहाँ पर इम्पोज करता है हमारे ऊपर, जो कि हम रिसेंटली या ऑलरेडी हमारे पास विजिबल हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि टुवालू एक ऐसा देश है जो कि माना जाता है कि अगले 20 सालों तक ये दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा, क्योंकि साल दर साल जैसे जैसे जो समंदर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये देश डूब रहा है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के यहाँ पर प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ कुछ हमें मेन इम्पैक्ट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि ग्लोबल या लोकल एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज होना, रेनफॉल पैटर्न में चेंज होना, ठीक है, इवेपोरेशन लॉस होना, फ्रीक्वेंट और सीवियर ड्रॉट्स फ्लड्स आना, ठीक है, हाई विंड्स एंड स्टॉर्म्स का आना, डिस्टर्बेड क्रॉप कैलेंडर्स, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जो क्रॉप यहाँ पर उगाया जाता है वो अब किसी और टाइम उगाया जा रहा है। तो इससे होता है कि क्रॉपिंग कैलेंडर में भी यहाँ पर डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बात होती है हमारी क्लाइमेट चेंज की। तो अब बात करते हैं कि इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या अभी तक कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो आंसर है कि हुआ है। तो हमने ऊपर देखा कि 1980s या 1970s से हमें इंक्रीज अटेंशन देखने को मिला ग्लोबल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स में, कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जो है वो बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होने लगा। तो 1972 में यूएन की एक पहल शुरू हुई कि हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है। तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन इन्वायरमेंट को यहाँ पर कंक्लूड किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें मैंडेट दिया जाता है कि जो सारे नेशंस हैं उनको कोऑपरेट करके क्लाइमेट चेंज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और इसी को देखते हुए 1988 में आईपीसीसी का भी यहाँ पर गठन कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस पैनल का काम ये होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस हैं उनको प्रेडिक्ट करना कि आगे आने वाले समय में क्या क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन रहने वाली है हमारे एटमॉस्फेयर में इन ग्रीन हाउस गैसेस की। तो ये सब इस पैनल का भाई काम होता है। और बाद में इसमें यही बताया गया है कि UNFCCC का यहाँ पर गठन किया जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में जो भी हमारे पास कन्वेंशंस होती हैं, ये सब हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, तो ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि इस प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ में इसके हमें यह दिया गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कोई भी क्राइसिस नहीं रहा जिसमें हमें कॉपरेशन की ज़रूरत ना पड़ी हो। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें वहाँ भी कॉपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात करें यहाँ पर भी जो है वो कॉपरेशन की ज़रूरत है। पॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे भी
कॉपरेशन की ज़रूरत है। तो हर चीज़ में कॉपरेशन हमें चाहिए ही चाहिए। इसी वजह से जो आजकल के जो देश हैं वो एड्रेस कर रहे हैं ग्लोबल एफर्ट्स को, कि मतलब हमें जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो हमें करने ही चाहिए, ताकि जो हमारे ग्लोबल कॉमन्स हैं हम उन्हें अच्छे से प्रिजर्व कर सकें। और इसमें एडवोकेट किया जाता है कि जो स्टेट्स हैं वो एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम उससे निपट सकें। अब जब 1972 में यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होती है स्टॉकहोम में, तो उसमें एक सेमिनल पेपर यहाँ पर पब्लिश किया जाता है जिसका नाम होता है फॉनेक्स रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भाई इन्वायरमेंट और पॉवर्टी पे ध्यान दो, ठीक है। अब फॉनेक्स रिपोर्ट में ये अटेम्प्ट किया जाता है कि जो डेवलपिंग और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो इन्वायरमेंट को लेकर क्या क्या एटीट्यूड रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखा जाता है कि जो डेवलप्ड देश हैं जो कि डेवलपमेंट को गेन कर चुके हैं उनका जो रवैया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके वो अलग है, और जो डेवलपिंग देश हैं उनका रवैया अलग है। तो इस सभी को देखते हुए यहाँ पर कुछ रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है कि ताकि जो भी अलग अलग देश हैं, फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड देश हैं वो अपनी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को करने के लिए कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जो डेवलपिंग देश हैं वो कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने स्तर पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब इस फॉनेक्स रिपोर्ट में बताया जाता है। उसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि जो डेवलप्ड देश हैं वो डेवलपिंग देश को यहाँ पर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करें, उन्हें पैसा दें, उन्हें टेक्नोलॉजी दें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज दें, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स यहाँ पर बना सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली है क्या कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वही सबसे ज़्यादा इन्होंने रायता फैला रखा है, सबसे ज़्यादा जो एमिशन करती हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज ही करती हैं। 2/3 ऑफ दी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यही जो देश हैं वो फैलाते हैं। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज में लीड लेनी चाहिए इसको कॉम्बैट करने के लिए। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, कि इन दिनों में रिलेशनशिप है क्या। तो बहुत सारे लिंकेजेस हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो यहाँ पर आज तक के जो भी हमने डेवलपमेंटल गोल्स किए हैं वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज बना ली हैं जिनकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो डिसबैलेंस होता जा रहा है, ठीक है। तो इस सभी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो जो क्लाइमेट चेंज है, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज सभी तरीके का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इसको रिवर्स कर रहा है, जो भी नेशन को अचीव कर रहे हैं, और जो भी वेलबींग है ह्यूमैनिटी की वो इसको कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा है। क्योंकि अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्मर होता गया, बढ़ता गया, तो अल्टीमेटली सारे के जो डेवलपमेंटल हैं ये धरे के धरे रह जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ी इसमें पहल चालू की जाती है कि जो देश हैं वो आगे आएँ, कोऑपरेट करें और इसके लिए कुछ सॉल्यूशन दें। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो डिप्राइव्ड कंट्रीज़ होती हैं वो होती हैं हमारी पुअरेस्ट कंट्रीज़, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पुअरेस्ट कंट्रीज़ को ही सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से धुआं जो भी एमिशंस हैं वो यहाँ पर निकलता है, वो तो अपना कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं, पर पुअर कंट्री जब आगे आती है अपना डेवलपमेंट करने के लिए इनको कहा जाता है कि भाई इससे ना हमारे एटमॉस्फेयर में गंदगी फैलेगी, पॉल्यूशन होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसकी वजह से पुअर नेशंस अपना कभी डेवलपमेंट कर ही नहीं पाते। अगर ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो होगा क्या कि इनके पास लग्जरी नहीं रहेगी कि ये अपने लिए कुछ क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए कुछ कर सकें। तो ये सब इसमें हमें बताया गया है और कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये खत्म होता है हमारा BPA G174 का यूनिट नंबर 7। थैंक यू सो मच।